पंजाब के लोगों को कैसे पंजाब के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर विचार रखने आया हूं। माननीय श्री काशीनाथ साहब जिस सरजमी से पैदा हुए, वो सरजमी कोई और नहीं, पंजाब की पावन धरती है। पंजाब ने एक ऐसे मसीहा को जन्म दिया जिन्होंने केवल पंजाब में ही नहीं, पंजाब के बाहर राज्यों में भी अपना परिचय कराया और पूरे पेरियर बाबा साहब एवं संत महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया। मैं आज अपनी बारी आरंभ करने से पहले यहाँ जितने भी लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब और भिन्न भिन्न जनपदों से आए हुए हैं, मैं उन सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ और खास करके आज के कार्यक्रम में आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को भी, क्योंकि जब तक हमारी पीढ़ी आगे नहीं जाएगी हमारा विकास संभव नहीं है। तो आज अपने विचार रखने से पूर्व मैं सबसे पहले संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और तथागत बुद्ध जी की प्रतिमा को देखते हुए उन्हें श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ। भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब जी को कोटि कोटि नमन करते हुए एवं बहुजन समाज में जन्मे अन्य समस्त बहुजन महापुरुषों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, शारीरिक रूप से मनुष्य का स्वस्थ हो सकता है, मैं भी बीमार था, बहाना बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ बहाना बनाने के लिए नहीं आए हैं, अपने समाज को मजबूत करने के लिए आए हैं। तो आज कैसे मजबूत करेंगे, इन मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे। सम्मानित साथियों, आखिर कैसे मजबूत हो? बाबा साहब ने संकल्प महाराष्ट्र की सरजमी से लिया और महाराष्ट्र में लोग जागरूक हुए, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों ने बाबा साहब को स्वीकार किया और वो सक्षम हुए, 4 बार सूबे में अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हुए। पंजाब की धरती ने वीर क्रांतिकारी मसीहा को जन्म दिया, जिन्होंने पंजाब में ही नहीं अन्य राज्यों में भी काम किया और उनके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए शोषित वंचित वर्ग के लोग बहुजन नाथ की माला में एकजुट हुए। आज उन्हीं महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। साथियों, आज का जो विषय है, इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों के समय से लेके अपने महापुरुषों के समय तक इतिहास बताने में 2-3 दिन निकल जाएंगे, लेकिन इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि जो कौन अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बदल सकते। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपना इतिहास पढ़िए, जानिए, समझिए और तब जाकर के इतिहास बदलने की इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। आज हम वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उसके पास सबसे ज्यादा क्या नहीं है, समय। वो विचारों को सुनने के लिए समय नहीं निकाल सकता, वो विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समय नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो अपर्याय कारणों में उलझा हुआ है। मैं यहाँ किसी भी नौजवान की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उसी उलझे हुए समय में से थोड़ा सा समय अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझने और उनके कार्य को आगे बढ़ाने में लगा दीजिए। मैं दावे से कहता हूँ आपका भी विकास होगा, आपके परिवार का भी विकास होगा और आपकी आने वाली पीढ़ी कभी गुलाम नहीं होगी। सम्मानित साथियों, आज बहुजन चेतना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन देश का एकमात्र सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 2015 को हुई। इसका उद्देश्य है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए शोषित वंचित वर्ग के लोगों को बहुजन नाथ की माला में संयोजित रखकर उन्हें उनके हक अधिकार दिलाना, उनके लिए संघर्ष करना, उन्हें शासक बनाना और उन्हें मजबूत बनाना। अब मजबूत बनाने के लिए
हम उन्हें सामाजिक स्तर पर जागरूक करके मजबूत कर रहे हैं, सामाजिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, वैचारिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। और यही नहीं, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए हम उन्हें तैयार कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मजहब विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी संगठन विशेष से नहीं है। क्योंकि व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके विचार से गलत बना देते हैं। मैं बात करता हूं 100% की। बाबा साहब ने प्रताड़ना झेली, वो भी चाहते तो हम जैसे लोगों के लिए विशेष करके संविधान लिख जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब जानते थे कि इस देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना है, समानता के आधार पर आगे बढ़ाना है, और इनके बीच में जो भेदभाव की दूरी है उसे खत्म करना है, और इन अमीरी और गरीबी का फासला उसे खत्म करना है। और यही नहीं, इस देश के हर एक नौजवान को, हर एक नवयुवती को आगे बढ़ाना है। इसलिए बाबा साहब ने अमेरिका से पहले महिलाओं को यहां बराबरी का दर्जा दे दिया। तो समझने वाली बात है, आज जितने भी लोग, चाहे वो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की प्रतिमा हो, चाहे तथागत बुद्ध की प्रतिमा हो, या बाबा साहब की प्रतिमा हो, इनकी प्रतिमाओं के साथ या इनके संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं, या फिर टीका टिप्पणी करने का काम कर रही है, वही लोग हैं जिन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, जिन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, जिन्होंने महापुरुषों के त्याग और समर्पण को नहीं पढ़ा। इसलिए वो आज विरोध कर रहे हैं। हमारे बीच में भी एक शख्सियत है जो जनरल कैटेगरी से है, आप जानते भी होंगे, सुभाष राणा जी, है या नहीं? व्यक्ति गलत नहीं, विचार गलत बना देते हैं। सुभाष राणा जी ने बाबा साहब को पढ़ा, उनके संविधान को पढ़ा, और पढ़ने के बाद बाबा साहब के मिशन को पढ़ाने के लिए इस पंजाब की सरजमी पर मुझे बुलाने का काम किया, ताकि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं और उनको भी विचार दे सकूं। आप देख सकते हैं, ऊंच नीच भेदभाव राणा जी के मस्तिष्क से निकल चुके हैं। निकल गए कि नहीं? आपके बीच बैठे कि नहीं? आज हमें यही करना है, हमें 100% की लड़ाई लड़नी है। हम सोचते थे ये गद्दार है, वो गद्दार है। गद्दार कोई नहीं, विचार गद्दार है। गद्दार विचारों को हटाने के लिए हमें अच्छे विचार लाने होंगे। जब कोई व्यक्ति टूटी कुर्सी पर बैठा हो और उससे हम कहे उठ जाओ, तो उसे बुरा लगेगा, और वहीं अगर हम अच्छी कुर्सी डाल दें और उससे कहे भाई आप अच्छी कुर्सी पर बैठ जाओ, तो वो टूटी कुर्सी को छोड़ देगा। है या नहीं? आज बुरी विचारधारा को त्यागने की जरूरत है या नहीं? बाबा साहब ने कहा कि खुद को बदलाव करिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर से देश भावना को खत्म करना होगा, नफरत की भावना को खत्म करना होगा, मानवतावादी विचारधारा को अपने हृदय में समाहित करना होगा। अपने बच्चों से भी कहना होगा कि हमें इंसानियत की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, जो हमारे महापुरुषों ने बढ़ाई। उसी विचारधारा पर हमें चल करके उनके कार्य को आगे बढ़ाना। मैं दावे से कहता हूं, इतिहास तो इतिहास, भूगोल भी बदलेगा। सम्मानित साथियों, अब बात करता हूं कि हमारे लोग कमजोर क्यों हैं, हमारे लोग शोषित क्यों हैं, हमारे लोग पिछड़े क्यों हैं, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों होता है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि हमारे लोगों के अंदर सबसे पहले दो चीजें हैं। पहला है आलस्य और दूसरा है अहंकार। और इन आलस्य और अहंकार के बीच में एक चीज और पनपता है, वो है आंतरिक डर। हमें लोगों के अंदर आत्मिक शक्ति को पैदा करना होगा, उनके अंदर वो क्रांति पैदा करनी होगी, जिस क्रांति से उनके अंदर से डर खत्म हो जाए। मैं दावे से कहता हूं, जब भी किसी भाई के साथ एट्रोसिटी हो, आप केवल 15-20 साथी एकजुट खड़े हो जाना, फिर शासन अपने आप आपकी बात को मानने को मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अकेले व्यक्ति का शोषण हमेशा होता है
और जहां 10, 15, 20 लोग गए आपका सोशल होना बंद हो जाएगा। साथियों, आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग का उद्देश्य समझिए। हमें लाखों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें हजारों का मंच नहीं चाहिए। हम तो बस यही चाहते हैं हर मीटिंग में अगर 10 भाई भी हमारे जागरूक होते हैं तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। तो उद्देश्य समझिए, भीम आर्मी किन पहलुओं पर लड़ रही है। पहला है एजुकेशन, क्योंकि बाबा साहब भी चाहते तो 10वीं पास करने के बाद आंदोलन में कूद जाते, है या नहीं? बाबा साहब चाहते थे 12वीं पास करने के बाद आंदोलन में कूद जाते, है या नहीं? लेकिन बाबा साहब जानते थे कि इन मनवादी ढकोसलों को यदि मुंह तोड़ जवाब देना है और मनवादी विचारधारा की नसबंदी करनी है तो हमें सबसे पहले शिक्षा रूपी दूध पीना होगा। और दूध पीने के बाद जब हम दहाड़ेंगे, समानता की विचारधारा के साथ दहाड़ेंगे तो वो जो दूध नहीं होगा जब हमारे लोग मजबूत होंगे। इतिहास बना करके देख लीजिए, बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया तो बाबा साहब ने इतनी अच्छी शिक्षा हासिल की कि अभी तक कोई दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं हुआ, है या नहीं? मतलब श्री काशीराम साहब का लोगों ने उपहास कराया, वो साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, लोग कहते थे ये अकेला आदमी चलता रहता है, लोगों से मिलता रहता, क्या होगा? और आपके सामने प्रमाण है या नहीं? उन्होंने पूरे बहुजन समाज को कैटेगराइज किया और कैटेगराइज करने के बाद शासक बनाया। आज हमें भी जरूरत है लोगों को कैटेगराइज करने की। हमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए वो समझिए। हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं परिवर्तन की, और परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहला, टैलेंट। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर है। कोई अच्छा लिख सकता है तो कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है या नहीं? कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, तो कोई अच्छा चित्र बना सकता है। हमें अपने हुनर को आगे बढ़ाना होगा। हमारा हुनर ही हमारी ताकत है। हमें अपने अंदर हुनर पैदा करना होगा। जिस व्यक्ति के अंदर हुनर नहीं होगा वो व्यक्ति इंसान नहीं पशु के समान होता है। आज हर व्यक्ति को देखिए काम की जरूरत पड़ती है, रोजगार की। कोई तो मैसर है, मिस्त्री है, उसके अंदर हुनर है मकान बनाने का, है या नहीं? कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसके अंदर हुनर है लाइट का काम करने का, तब जाकर के वो अपने परिवार की जीविका चला पा रहे हैं। इसलिए आप भी मेरे प्यारे नौजवान साथियों अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए, टैलेंट। जब तक आपके अंदर मल्टी स्किल टैलेंट नहीं होगी, अर्थात एक से अधिक टैलेंट, कितने? एक से अधिक टैलेंट आपके पास नहीं होंगे, तब तक आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे, शारीरिक रूप से भी परेशान होंगे, वैचारिक रूप से भी परेशान होंगे, आर्थिक रूप से भी परेशान होंगे, है या नहीं? हाँ या ना? जवाब दीजिए, है या नहीं? आगे समझिए। पहला था टैलेंट और दूसरा है टेक्नोलॉजी। हमें आज की टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने की जरूरत है। आज भले मीडिया हमारे साथ ना हो, कोई गम नहीं, हमारे पास जो ताकत है वो सोशल मीडिया है। मीडिया केवल एक मोबाइल में न्यूज चला सकती है मेरे प्यारे भाइयों, और आप सभी लोगों के पास, सबके पास सोशल मीडिया है या नहीं? यदि आप सभी लोग अपनी सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से विचारों को शेयर करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो मनवादी मीडिया है वो भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी, है या नहीं? तो हमारे साथियों, आप इस चीज को समझिए कि हमारे नौजवान साथी, खास करके मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे नौजवान साथी सोशल मीडिया पर किसी धर्म विषय पर टिप्पणी करते हैं या किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं? आखिर उन्हें सादा कौन है? उनके बीच में ये विचारधारा कौन है? ये बड़ी संगी लोग हैं जिन्हें पहनने के लिए पूरा पैंट नहीं मिलता और आगे लेकर घूम करके ये हमारे लोगों को अधूरा ज्ञान देकर के लड़ाने का काम करते हैं। और जो कोई आगे लेकर वाले कोई और नहीं, आरएसएस के लोग हैं।
वो जो दूर नहीं, जब पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में भी हमारे मुद्दों जवाब देते हुए बैठ जाने का काम करेंगे। आज का संगठन रजिस्टर संगठन है, भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर संगठन है। हमें वो पाना है कि हम सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम कर सकते हैं। तो सामान्य साथियों, अब आया है जवाब कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को समझें। जो लोग समानता की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, मोटिवेशनल विचार देते हैं, हमें उनके विचार आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक विचार आपका भविष्य बदल सकता है। बाबा साहब ने कहा था पैरों में जूते या चप्पल हो या ना हो कोई गल नहीं, लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था कि जो लोग बाबा साहब को समझ गए, जिन्होंने किताब को समझ लिया, समझ लो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सारे भाई IAS भी बने, PCS भी बने, MLA भी बने, MP भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, है या नहीं? किसकी वजह से? संविधान की वजह से। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको समझना होगा। पहला टैलेंट, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा है टाइम। हमारे लोग समय नहीं देना चाहते। समय कहां देना है? हमें जिंदाबाद के नारे लगा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मैं भी चाहता तो रोज से निकाल करके पूरा टाइम बर्बाद कर सकता था, है या नहीं? लेकिन मैंने आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हमें एक ही समय की कीमत को जानना है। तो टाइम इज मनी, समय ही धन है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मनमानी ताकतों ने 100 साल से हमारा शोषण करने का प्लान बनाया, और तब जाकर के उन्होंने बूथ के सेक्टर से लेकर ग्राम के सभासद से लेकर सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक अपना बना लिया। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक भी कर लिया है या नहीं? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें अपने भीम आर्मी संगठन को इतना मजबूत बनाना है कि सत्ता किसी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, झंडा भी हमारा चलेगा, कंडा भी हमारा चलेगा, विचारधारा भी हमारी चलेगी, संविधान भी हमारा चलेगा। जो लोग संविधान को नहीं मानते वो इस देश को छोड़ के चले जा सकते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। यदि उन्हें इस देश में रहना है तो संविधान को भी मानना पड़ेगा, और संविधान को बनाने वाले को भी मानना पड़ेगा, और उनके साथ साथ उनके जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं उनको भी मानना पड़ेगा। तो सामान्य साथियों, आपने देखा कि मैं अकेला आया, क्यों? क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। डर निकाल दीजिए। आपका शोषण करने के लिए कोई, आपका शोषण करने के लिए कोई यदि आगे आएगा तो कब आएगा? जब आप अंदर से कमजोर होंगे, जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमारे साथियों, आपके अंदर वो हौसला है और आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि पहले अपने अंदर हौसला लाइए, और हौसला किसी दुकान पे नहीं मिलता है, न ही किसी धार्मिक स्तर पर मिलता है। हौसला आपको किताब में छपे हुए ज्ञान से मिलता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो हौसला अपने आप जन्म ले लेगा। हमारे साथियों, तो बहुत समय पहले हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी ने एक बात कही थी कि आज बताएंगे कि भीम आर्मी का उद्देश्य क्या है। तो ये समझ लीजिए, आज बीजेपी मजबूत हुई है तो क्या हुई है? क्योंकि उनका संगठन मजबूत था। समझ में आया कि नहीं? हमारी पार्टियां कमजोर हुई है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, ये कमजोर हुई है
तो क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई संगठन मजबूत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हमें सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए, सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए एक संगठन की जरूरत है या नहीं? क्योंकि राजनीतिक पार्टी हमेशा वोट के लालच में रह जाती है कि हमें इससे भी वोट लेना है, उससे भी वोट लेना है, तो वो हमेशा समझौते का दबाव डालती है। लेकिन सामाजिक संगठनों को वोट की आवश्यकता नहीं होती। हम तो टक्के की चोट पर काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, निसंकोच होकर के सामाजिक संगठन से जुड़िए और ज्ञान को अर्जित कीजिए। और हमें लाठी और डंडों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कलम की ताकत को समझिए। बाबा साहब ने एक कलम चलाई तो संविधान लिख दिया। समझ आया कि नहीं? बाबा साहब ने एक कलम चलाई तो संविधान लिख दिया। और आज इतने अनुयायी लोग हैं, अगर थोड़ी थोड़ी कलम भी चलाएंगे तो इस देश की व्यवस्था पर बदल देंगे, है या नहीं? तो साथियों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम किस तरीके से काम करेंगे। हमने 10 सालों में 2015 में संगठन बनाया और 2025 चल रही साथियों, है या नहीं? 2015 में संगठन बनाया, 2025 चल रही है। सारी कोई जिला होगा, कोई विधानसभा, कोई गाँव होगी जो भीम आर्मी को न जानता हो, है या नहीं? भीम आर्मी ने केवल पंजाब या उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के अलावा भी अन्य देशों में भी अपनी पहचान पहुंचाई है या नहीं? आज हर कोई जानता है कि पूरे देश में दमदारी से उठने वाला कोई संगठन है तो वो भीम आर्मी है, जो डरती किसी से नहीं है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, किसी से लॉयल हो, मैं भी नहीं किसी से डरता, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में तो ताकत है कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सवाल करने की जरूरत है। और जिससे आप सवाल करना सीख गए तो अधिकारी खुद पे खुद चला जाएगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये मीटिंग, ये जो चेतना कार्यक्रम है, क्यों था, हमें करना क्या है ये जानिए। आप ज्यादा लोगों की फौज तैयार मत कीजिए। हमें जिस प्रकार से भेड़ों को चलाने के लिए, गाय को चलाने के लिए, भैंस को चलाने के लिए एक चरवाहे की जरूरत होती है या नहीं? उसी प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए एक सिपाही की जरूरत है, केवल एक सिपाही की। और जो लोग कहते हैं कि एक क्या करेगा, एक क्या करेगा, तो मैं उनके लिए भी जवाब देना चाहता हूं कि एक जना, थोड़ा हिंदी तो आती होगी आप लोगों को, एक जना भार नहीं फोड़ता, लेकिन जब वो उठकता है तो भार फोड़ने वाले की आंख फोड़ देता है या नहीं? वही जना के रूप में हुए हमारे सत्तर जी जिन्होंने मरवादी प्रथा को तोड़ दिया, वही एक चने का रूप में बाबा साहब जिन्होंने कलम की ताकत से इस देश को ताकत दी और मरवादी जंजीरों से आजाद कराया। वही एक चना के रूप में हुए हमारे मानव श्री काशीराम साहब जिन्होंने वर्ग को एक सुख कर दिया। और वही एक चना के रूप में हुई हमारी बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने 4 बार मरवादी ताकतों को करारा जवाब देते हुए सरकार बनाई। और सरकार बनाकर केवल सरकार चलाई नहीं, हमारे महापुरुषों के इतिहास को भी जिंदा कर दिया। हमारे साथियों, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो जयपुर लौरा हो, महापुरुषों के नाम जो उन्होंने जिले बनाए ताकि हमारे महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़े। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज हमें काम करने की जरूरत है कि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की। कहीं भी कोई भी एक्टिविटी होती है, घटना होती है, आप उसकी जानकारी सही कलेक्ट कीजिए और संगठन के हेल्पलाइन नंबर 94580016 पर भेजिए। सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जानकारी भेजेगा उसका नंबर हमारे पास, हमारे संगठन के पास पहुंच जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। महापुरुषों के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को छठी का टोटा चलाएंगे। पूरे भारत से इतने मुकदमे उनके ऊपर दर्ज करा देंगे कि तारीख करते करते उसका घर, मकान, जमीन और किडनी तक मिल जाएगी। हमारे साथियों,
दूसरा हमारे साथियों में आप लोगों से कहना चाहूंगा, पहला है अपने क्षेत्र में कोई घटना उसकी जानकारी को कलेक्ट कीजिए, और दूसरा है कहीं भी कोई घटना होती है तो आप अपने समाज के साथ खड़े होइए। तो क्या आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा? आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, और खुद जब लड़ पाएंगे, जब हम किसी दूसरे की लड़ाई को उसका साथ देंगे तो वो हमारा देगा। तो हमें आपसी सद्भाव को बढ़ाते हुए अपने क्षेत्र में संगठन इतना मजबूत करना है कि जहां हम खड़े हो वहां से हमारा शासन लागू हो। करोगे आप लोग? और तीसरा आता है राजनीतिक परिवर्तन की। तो हमारे साथियों, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, कमजोर हो गई, लाचार हो गई, बहनी घरों से नहीं निकलती, बहनी दौलत की बेटी हो गई, कहते कि नहीं? बहुत से ऐसे लोग चिल्लाते रहते हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं, कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, भले ही उनकी संख्या कम है, भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन कई राज्यों में उसके विधायक हैं। और वो विधायक मामूली नहीं, पूरे प्रदेश में नंबर बनता है। उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों का कार्यकाल और उनकी कार्यशैली को उठाकर के देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का एक प्रत्याशी, एक विधायक, उमा शंकर का नाम आपने सुना होगा, रसला विधायक, वो काम कर दिया तो उत्तर प्रदेश के 402 विधायक अभी तक नहीं कर पाए। पहली चीज। वही बात अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बहुत से लोगों ने विधायकी का चुनाव लड़ा, तो बिहार के लोग नहीं जानते, और पिंटू यादव को पूरा देश जान गया कि नहीं? तो साथियों, ऐसे और भी लोग हैं जिनके बारे में अगर हम बताना शुरू करेंगे, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। पंजाब से भी है नक्षत्र पाते। आज मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि हमारी संख्या भले ही कम है, कारण हम अंदर से टूटे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन अब डरने की और टूटने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता को बाहर आने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता ने इतने नेता तैयार कर दिए, इतने लोग तैयार कर दिए कि वो अपने अपने क्षेत्र में दहाड़ेंगे और समाज की आवाज को उठाएंगे। करेंगे कि नहीं? तो मैं पंजाब वासियों से भी कहना चाहूंगा, एक बार मानव श्री काशीनाथ साहब के सपनों को साकार कीजिए, एक बार अपनी सरकार बनाइए। मैं दावे से कह सकता हूं, एक बार आप अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए, मैं दावे से कह सकता हूं, विधायक भले ही कोई हो, लेकिन झंडा और डंडा आपका चलेगा। क्योंकि जिसकी पार्टी होती है वो उसकी होती है। तो सम्मानित साथियों, आज हम लड़ाई लड़े कैसे? हमारे लोग सोचते हैं कि कौन आए लड़ने के लिए, इसके लिए जरूरत है हमें तिल तिल करके थोड़ा थोड़ा सहयोग करने की, है नहीं? लड़ाई कैसे लड़ी जाए? अभी मान लो कहीं एट्रोसिटी हो जाए तो वहां जाने के लिए गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, और गाड़ी और पेट्रोल पानी से नहीं जाएगी, पेट्रोल से जाएगी, और गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति पैसे से जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, 1 रुपए एक दिन के हिसाब से अपना इकट्ठा कीजिए, और मात्र 30 दिन में 30 रुपए भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन को दीजिए, मात्र 1 रुपए के हिसाब से। पूरे देश में बहुजन समाज को मजबूत करने का काम भीम आर्मी करेगी। और जो लोग आज रास्तों में मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, या घरों में जाकर के तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस आए या ना आए, भीम आर्मी की टीम वहां पहुंच करके पुलिस छठी का रूप चला देगी। क्या आप इस मुहिम में साथ देंगे? समझ में आया कि नहीं? ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और इसके लिए हमें सामाजिक रूप से मजबूत होना होगा, और उन लोगों को भी सपोर्ट करना होगा जो घर से निकल चुके हैं, ये संकल्प लेकर के कि जहां भी मनवादी बनेंगे वहां तोड़ेंगे। तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी हमें संसाधन की आवश्यकता है साथियों, और संसाधन एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं जुटाए जा सकते, समाज के सहयोग से जुटाए जाते हैं, और तब वो जाकर के समाज की लड़ाई लड़ पाते हैं। मैं पंजाब की टीम से कहना चाहूंगा कि मजबूती से जुड़िए, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो मन लगा के पढ़िए। कहीं भी आपके साथ, जैसा कि राणा जी ने कहा कि लोग इंटरव्यू के लिए आवेदन तो दे देते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, और बाद
उसे आपकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? अगर वो बात नहीं मानेगा तो मैं उसके ऊपर आके अगर पूछ लूंगा कि उसने अपने कितने लोगों को संविधान के अनुसार अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में नौकरी दी। आया कि नहीं आया समझे? ये है कलम की ताकत। अब आपको डरना नहीं है, कलम की ताकत से डराना है। इसीलिए लोग भीम आर्मी को क्रांतिकारी संगठन कहते हैं। भीम आर्मी को बनाते समय एक संकल्प लिया था, ये संगठन कभी राजनीतिक नहीं होगा। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि भीम आर्मी ने पार्टी बना ली। भीम आर्मी ने कोई पार्टी नहीं बनाई और ना ही भविष्य में ये कभी पार्टी बनेगी। भीम आर्मी रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन है, जिसके बायोलॉजी में पहली लाइन में लिखा है कि ये सामाजिक संगठन है और हमेशा सामाजिक संगठन ही रहेगा। जो भी राजनीतिक पार्टी में विलय करना चाहेगा उसे ये संगठन को छोड़ना होगा। विलय का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं संगठन को नहीं चला रहा। आप पार्टी के कार्यकर्ता बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बात आती है प्रत्याशी बनने की तो आपको संगठन से लिखित रूप में इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन संगठन आपको यूं ही अनाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने संगठन को सीखने में तन मन धन सब कुछ लगाया, अपना समय भी दिया। तो संगठन और बातों को ध्यान में रखते हुए आपको दमदारी से चुनाव लड़ाने का काम करेगा। आपको तन से भी सपोर्ट करेगा, धन से भी सपोर्ट करेगा और मरवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रचार प्रसार में भी आपके साथ खड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो साथियों, ये थी आज की हमारी जानकारी। और आप जान लीजिए, केवल नीला गमछा डाल लेने से कुछ नहीं होगा, जय भीम बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें नीले गमछे की ताकत को समझना होगा, हमें बाबा साहब के संविधान की ताकत को समझना होगा और रजिस्टर्ड संगठन से जुड़ करके उसका रजिस्टर्ड सदस्य बनना होगा। क्योंकि जब भी प्रशासन के पास हम फोन करते हैं किसी घटना को लेकर के, तो प्रशासनिक अधिकारी हमसे कहते हैं कि आप इसकी मदद कर रहे हैं, क्या आप जानते हो उसे? कौन है वो, कहाँ रहता है, उसके पिता का क्या नाम है? हमारे पास जानकारी ना होने की वजह से हम मदद नहीं कर पाते। समझ आए? लेकिन जो लोग हमारे सदस्य बनते हैं उनका पूरा डाटा संगठन के पास होता है और जब भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो हम दमदारी से कहते हैं कि हमारे संगठन का सदस्य है और संगठन का मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व है कि अपने संगठन के कार्यकर्ता की मदद करना, उसकी आवाज को उठाना। क्या आप लोग तैयार है इस मुहिम को दमदारी से लड़ेंगे? और आज मैं रोपड़ जाऊंगा, रोपड़ में मीटिंग करूंगा, कल चंडीगढ़ में और भारत के कोने कोने में मीटिंग होगी, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। मैंने एजुकेशन को कंप्लीट किया है, अब मैदान में दमदारी से उतरेंगे। आप देखते हैं कौन कितना पानी में, तो अब आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक नंबर ऐसा है जो हमेशा चालू रहता है। नहीं तो देश में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं जिनका नंबर ही नहीं लगता है या नहीं? लेकिन आपका ये नंबर 24 घंटे चालू रहता है, कभी भी फोन करेंगे आपका फोन लगेगा। दूसरी बात, मैं केवल ऐसा व्यक्ति नहीं जो केवल उत्तर प्रदेश में घूमता रहूं या अपने जिले में ही घूमता रहूं। आप मेरा बायोग्राफ उठा के देख लीजिए, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, केरला हो, मध्य प्रदेश हो या फिर आपका पंजाब हो या हरियाणा हो, कोई भी राज्य हो, हर राज्य में हमने दौरे किए हैं और आगे भी दमदारी से करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुजन समाज के नौजवान साथियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, अधिकारी कलेक्टर बनाना। और जब बात आती है सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई को लड़ने के लिए, तो सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई को लड़ने के लिए समाज के पहलुकार बनाना। और जब बात आती है इस समाज को शक्ति प्रदान करने की, तो राजनीतिक रूप से उन्हें नेता बनाना, ये भी हमारा उद्देश्य है। और नेता बनाएंगे
उसमें और होंगे उसके लिए हमें देश पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बीमार भी से मसीहा के द्वारा बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी है एक कैसे पता लगा कि नहीं? हमारे पास चिन्ह है हाथी की नहीं, बीमार भी क्या और बैठा हुआ हाथी कुत्ते से भी ऊंचा होता है, होगा कि नहीं? आज भले ही हमारी संख्या एक है, अब देख लीजिए अगली बार हमारे कई एक ग्राम पंचायत सदस्य जीतेंगे, कई एक प्रधान जीतेंगे और कई एक विधायक जीतेंगे। हमारे साथियों, इस बार पूरी जोर के साथ हम बहुजनों की सत्ता को कायम करेंगे। ध्यान रखिए, हमारी लड़ाई 1585 की 229 दिखाने वाली लड़ाई है, 329 पदाधिकारी क्योंकि 15% लोग विरोध करते थे, ये सर क्यों करते थे जान लीजिए। मैं यहाँ पर पदाधिकारी की लिस्ट बात कर लगाता नहीं हूँ, समझिए। एक समय का जब लोग साइकिल से चलते थे कि नहीं? आज समय लोग मोटरसाइकिल से चलते कि नहीं? और धीरे धीरे समय आया लोग एक्टिवा पे चलने लगे, चलते कि नहीं? ये तो कुछ धीरे धीरे समय आया लोग कार पे चलने लगे कि नहीं? धीरे धीरे समय आया लोग प्लेन से उड़ने लगे कि नहीं? यहाँ पे परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो अब हमें लड़ाई 85 की नहीं लड़नी है, अब लड़ाई 100% की लड़नी है। क्यों? क्योंकि पहले जो 70% लोग थे, पहले जो 70% लोग थे, वो हमारा शोषण करते थे। क्यों? 911 ये बात हमें बतानी पड़ेगी। 43,911 1980 में जब टेलीविजन आई, थोड़ा सा ये ध्यान से सुनिएगा इसमें और 229 पदाधिकारी हाँ जी ध्यान से सुनिएगा साहब, ये आपके लिए। 1980 में जब टेलीविजन आई तो उसमें फिल्में आई और फिल्म विभाग में गद्दार का जो अभिनय करने का मौका मिला, गद्दार बनने का जो मौका मिला वो केवल ठाकुर समाज को मिला है या नहीं? हर फिल्मों में ठाकुर समाज को ही गद्दार बनाया गया, शोषण करता बताया गया। आखिर क्यों? क्या केवल ठाकुर समाज जन्म से करता है? नहीं, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री वालों ने गद्दार बना दिया और जिससे ठाकुर समाज के लोग जागरूक हो गए तो वो फिल्म इंडस्ट्री बार हानि का दावा डालेंगे, ये फिल्म इंडस्ट्री भी बंद होगी और बर्बादी की व्यवस्था भी खत्म होगी कि नहीं? और उसी दिन ये लोग संविधान की अदाकार करने लगेंगे, लेकिन अभी उन्हें अपनी ताकत मालूम नहीं है। तो इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं कहना चाहूंगा, मैं विरोध करने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांति से अपनी विचारधारा को उनकी विचारधारा में समाहित करने की जरूरत है। जब हमारा एंटीवायरस उनके वायरस में तब्दील होगा तो वायरस खत्म हो जाता है या नहीं? जब हमारी विचारधारा उनके दिल और दिमाग में जाएगी तो वो सुधरेंगे कि नहीं? बोलो। ऐसे केवल एक ही नहीं है, बढ़िया समाज से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जैन समाज से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, ब्राह्मण समाज से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। व्यक्ति गलत नहीं है, उनको विचारधारा ने गलत कर दिया है और उनके अंदर वो गंदी विचारधारा में खत्म करनी होगी कि नहीं? और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं हमारे साथियों। तो इस देश में दो विचारधारा है, पहली अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, अम्बेडकर विचारधारा, और दूसरी है सावरकर विचारधारा। हमें सावरकरवादी विचारधारा को कुचलना होगा और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा हमारे साथियों। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष रमेश जी और उनकी टीम, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो आप लोग मौजूद हुए, अपने जरूरी कामों को छोड़ करके समाज को आंदोलन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। और बूंद बूंद से गागर बनता और गागर से सागर वो समय दूर नहीं होगा हमारे साथियों। जब आज हमारी संख्या 1000 में है तो लाखों में भी होगी कि नहीं? तो आज ये संकल्प ले लीजिए कि हम सबसे पहले 1 घंटा समय सोशल मीडिया को देंगे। कितना? 1 घंटा समय सोशल मीडिया को देंगे और 1 घंटा समय हम महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़ने में लगाएंगे, क्योंकि आधा भूला नहीं होना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हम अपने लोगों से 1 घंटा जरूर बात करेंगे, 5-5 मिनट, क्योंकि जब हम बात करते हैं, लगातार संवाद करते हैं तो हम मजबूत होते हैं। हमारी कमजोरी का
कारण जान लीजिए। आज हम यहाँ मीटिंग करके जा रहे हैं, हम कल दूसरे जिले में जाएंगे, कल तीसरे जिले में जाएंगे और फिर हमें यहाँ आने में 1 साल लग जाएगी। अगर ये क्रम रुक गया तो जान लीजिए जो आपने सीखा है वो भूल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर एक किसान को देख लीजिए, मैं पूरी जानकारी उदाहरण के साथ दे रहा हूं। एक किसान को देख लीजिए कि खेत है और उसने जोत करके फसल के बीज को डाल दिया और वो 1 साल वहां घूमने लग जाए तो क्या फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी। किसान फसल को बोता है, फिर उसे सींचता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी कटाई करता है और फिर जाकर के फसल को तैयार कर पाता है या नहीं? आज हमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए सप्ताह में 1 मीटिंग करनी होगी, महीने में 2 मीटिंग बड़ी करनी होगी, तब जाकर के हमारा समाज संगठित होगा। क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? यस सर। जय भीम जय भारत। तो हमारे साथ बोलेंगे जोरदार नारे के साथ। कितने लोगों को आजादी चाहिए? सभी को। सभी को चाहिए तो जोरदार नारा लगाएंगे। और किससे आजादी चाहिए अब हम बताएंगे। तो आप लोग बोलेंगे हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, आवाज नहीं आ रही। हमें चाहिए आजादी, मजूबात से आजादी, पाखंडवाद से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, मजूबात से आजादी, पाखंडवाद से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी। तो हमारे साथियों इस आजादी को पाने के लिए आपको भीम आर्मी भारत का मिशन सामाजिक संगठन से जुड़ना होगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सारे अंदाज में 2 लाइन कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो वो है कि डर